ठीक है, तो आपकी टू टाइप करेंट्स होती हैं, वार्म करंट, कोल्ड करंट, यानी गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। डन। तो आपका जो ये जलधाराएं हैं, इनमें गर्म और ठंडी जलधारा कहाँ पर होती है, फिर आप अगर ये जान लोगे कि फिर तो हमें याद रखना पड़ता है कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है, तो फिर हम शो बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जो गर्म जलधारा होगी वो इक्वेटर के पास होगी। ओके, और जो कोल्ड करंट होगी, जो ठंडी जलधारा होगी, वो आपके पोल साइड से आ रही होती है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि जो ओशन करंट्स होते हैं वो, उनमें से एक क्लॉकवाइज मूव करती है और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि जो आपकी ओशन करंट्स होती हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी ध्रुव के पास जो ठीक है, यानी इक्वेटर से ऊपर की तरफ जो करंट्स होंगी वो क्लॉकवाइज मूव करेंगी, जबकि साउथ वे में आपकी, यानी साउदर्न हेमिस्फीयर इक्वेटर में, इक्वेटर के ठीक नीचे आपकी जो करंट्स होंगी वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बाद तो आपका फिर आता है तो ये चीज ध्यान रखनी है, यानी जो आप देख रहे हो बीच में इक्वेटर है, इक्वेटर से नीचे, इक्वेटर के पास जो करंट्स होती हैं वो गर्म होती हैं और जो पोल साइड से आ रही होती हैं वो ठंडी होती हैं। आपसे यहाँ पर मोजाम्बिक करंट को बताने को कहा जा रहा है। मोजाम्बिक करंट आपकी यहाँ पर होती है, अफ्रीका के साइड। प्लीज माइक ऑफ रखिए अपना। मोजाम्बिक करंट आपकी यहाँ पर होती है और ये आपकी गर्म जलधारा है क्योंकि ये इक्वेटर के पास है। ठीक है, आपको गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा यानी वार्म एंड कोल्ड करंट्स के लिए एक कलर, अलग अलग कलर यूज करने होंगे। एक से आपको वार्म बताना है, एक से कोल्ड बताना होगा। ठीक है, और एक चीज इसमें और ड्रिफ्ट पूछी गई है। ठीक है, ड्रिफ्ट पूछा जा रहा है कि ड्रिफ्ट क्या होते हैं। तो जो धीमे धीमे स्लो मूविंग मास होता है ओशन वाटर का, यानी वो पानी, जो समुद्र का पानी होता है जो धीमी गति से मूव कर रहा होता है, उसको ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है, ये आपका मोजाम्बिक करंट है, जिसको मैं आपको अभी जब आप बुक आएगी, आपके पीडीएफ आएगा तो उसमें आपको फिल किया हुआ भी मैप दिखेगा। अभी फिलहाल समझा रही, इसलिए मैं नंबर 1 डाल रही हूँ। और ये आपकी गर्म जलधारा है, दैट्स वाई यहाँ पर वार्म WC लिख लीजिएगा जिससे आपको पता रहे। ठीक है, ये गर्म जलधारा है। देन आपका आता है कैलिफोर्नियन करंट।
कैलिफोर्नियन करंट आपकी, किसी का माइक ऑन है जो सही बात नहीं है, प्लीज माइक ऑफ रखिए। कई बार कह रही हूँ माइक ऑफ रखिए प्लीज। कैलिफोर्नियन करंट आपकी ठंडी जलधारा है और ये आपके पोल साइड से आती है। तो मैंने कलर एक ही यूज किया हुआ है अभी यहाँ पर आपको समझाने के लिए। ये आपकी नंबर 2 कैलिफोर्नियन करंट है। आप अलग अलग कलर से इसको दिखाएंगे, ठीक। नेक्स्ट पेरू करंट, पेरू आपके साउथ अमेरिका के पास है और ये आपकी, ये भी ठंडी जलधारा है क्योंकि पोल की तरफ से आ रही है, साउथ पोल से, तो ये भी आपकी, ये 3rd नंबर हो गई आपकी, ठीक। फिर है आपका ब्राजीलियन करंट। ब्राजील आपके इक्वेटर के पास का इलाका है, तो ये आपकी कौन सी हुई, वार्म करंट है, ओके। ये आप अगर हेल्प लेते हैं जैसे कि करने के लिए कि कैसे करना है, क्या कर रहे हैं, या हमें किसी करंट के बारे में हम फिल कर रहे हैं, यहाँ नहीं समझ में आया, तो आप खाली इस बात को अगर ध्यान रख लेंगे कि इक्वेटर के पास आपकी वार्म करंट होती है, पोल साइड आपके कोल्ड करंट होती है, तो आप आसानी से दिखा सकते हैं, ठीक है। और आप इसको गूगल पर अगर पूछते हैं कि ये कौन सी जलधारा है, जैसे पेरू करंट, तो वो तो आपको आंसर देता है पेरू करंट ठंडी जलधारा है। तो आप उसको शो कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए पेरू जलधारा होती कहाँ, क्योंकि पेरू साउथ अमेरिका का देश है, पेरू चिली तो वहीं पर होगी, कैलिफोर्निया नॉर्थ अमेरिका के पास है, तो ये वहां पर होगी, ठीक है। फिर अगला पूछा गया है, पेरू हो गया, ब्राजील हो गया आपका, बेनगुएला करंट आपके अफ्रीका के पास है, और जो आपकी ठंडी जलधारा है ये बेनगुएला करंट है, ठीक है। बेनगुएला करंट हो गई। गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम आपकी गर्म जलधारा है, ओके। ये इक्वेटर से ऊपर है, बट ये नॉर्थ पोल नहीं लीजिएगा इसको, ये आर्कटिक सर्कल से नीचे यहाँ पर बनेगी, और ये आपकी यहाँ पर, ठीक है, ये आपकी गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, जबकि लैब्राडोर आपकी ठंडी जलधारा है, और लैब्राडोर आपके ये यहाँ पर है, ठीक है। ध्यान रखना, लैब्राडोर आपकी यहाँ पर है, ये दो इंपॉर्टेंट होती हैं, लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अभी अगर आप आगे पढ़ते तो आपको बताया जाता। तो आपको बताया जाता कि दोनों इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो गर्म जलधारा है और जो ये आपकी ठंडी जलधारा है जहां पर मिलती है, वो सबसे अच्छा जगह होती है फिशिंग के लिए। जहां पर ये दोनों मिलते हैं ना, लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम, यहाँ पर इंग्लिश चैनल है, इस जगह कहीं पर इंग्लिश चैनल है, और जब ये मिलते हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मछलियां पाई जाती हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा फिशिंग पॉइंट ये है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। फिर आपका है, हो गया ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। अब आप अपने मैप पर देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको, क्योंकि उन्होंने मैप को घुमाकर आपको दिखाया हुआ है, दोनों पार्ट दिखा दिए, आगे पीछे दोनों का पार्ट दिखाया है। तो मैं आपको साइड वाइज बताऊंगी, ठीक है। जब आप मैप को गोल करोगे तो आप ऑब्वियसली बात है, कोई भी करंट है वो पीछे से घूमते हुए ही आगे आएगी, तो इसलिए इन्होंने इसको फ्लैट सरफेस पे बनाया है। आपकी इन्होंने वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट पहले तो बताई है, तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट आपके ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में होगी, ये, ठीक है, सॉरी ऐसे है ये। और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट आपकी, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ठंडी है और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट आपकी गर्म है, ये आपके 8 नंबर। अभी आपके पास जब मैप आएगा, उसको जो मैंने फिल किया होगा उसको ध्यान से पहले तो देखना, देन करना शुरू करना, ओके। तो ये था जो समझाया मैंने, जिसमें आपको ध्यान रखने वाली बात जो थी वो बता दी कि आपको अगर किसी करंट को लेकर
डाउट हो रहा है तो आप उसे कंफर्म कर सकते हो। फिर तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि वो गर्म है या ठंडी, फिर और लोकेशन किस देश के पास वो है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको कुछ ड्रिफ्ट बताने को कही जा रही है। जब आपके पास पीडीएफ आएगा तब आप उसमें देखोगे मैंने ड्रिफ्ट के ऊपर अलग अलग कलर से शो किए हुए एरो। ठीक है, तो प्लीज वो एरो बहुत छोटे छोटे मैंने बनाए हैं, तो इसलिए आप उनको ध्यान से समझ लेना। जैसे पहला है आपका वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ओके, तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट आपकी यहाँ पर है, ये आप अपने मैप पर भी देखोगे आपको दिख रही होगी, क्योंकि ये जो मैप है ये नॉर्मल उस साइज से छोटा है, जिससे हमको बहुत सब कुछ सफाई के साथ अलग अलग कलर से शो करना है। तो आप अलग कलर की पेंसिल यूज करिएगा, और उसको अगर उसी के ऊपर सिंबल बना देंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि सारी चीजें एक साथ तो दी नहीं जा सकती। ठीक है, अगला पूछा गया मॉनसून ड्रिफ्ट। मॉनसून इंडिया में आता है, ये आपकी मॉनसून ड्रिफ्ट है। ओके, तो मैंने वहां पे अलग कलर यूज किया हुआ है, आप देखिएगा उसको ध्यान से, अभी थोड़ी देर में पीडीएफ आपके पास आ जाएगा मैप का। फिर अगला है नॉर्थ इक्वेटरल, तो नॉर्थ इक्वेटर आपका ये है। ओके, तो इक्वेटर के पास आपकी जितनी भी वो होंगी, तो वो जो ऊपर को जा रही होंगी वो सारे नॉर्थ इक्वेटोरियल होंगी। ठीक है, तो इसलिए आप इसको अलग कलर से इसमें देख लीजिएगा एरो बना होगा। और मैंने गर्म जल धारा यानी कि वार्म करंट को दिखाने के लिए स्काई ब्लू कलर यूज किया है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, स्काई ब्लू कलर यूज किया है। ओके, और वहीं पर मैंने नॉर्थ इक्वेटोरियल को दिखाने के लिए ब्लू कलर यूज किया है, बट ये स्काई ब्लू पेपर है, इसलिए शायद आपको दोनों कलर में सिमिलैरिटी दिखेगी, तो बहुत संभल कर यूज करना। मेरे से मिस्टेक हुई है, अब आप मत ये मिस्टेक करिएगा। ओके, फिर आपकी ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड आपका ये है, आपको पता होना चाहिए ग्रीनलैंड की लोकेशन, ये पूरा ग्रीनलैंड है और इसके पास आपकी ये ग्रीनलैंड करंट है। ओके, और नेक्स्ट है नॉर्थ अटलांटिक करंट। ओके, तो नॉर्थ अटलांटिक करंट और गल्फ स्ट्रीम ही पास है, ये आपकी यहाँ पर होगी नॉर्थ अटलांटिक करंट। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक करंट है, इक्वेटर से ऊपर है, ये आपकी वार्म करंट है नॉर्थ अटलांटिक, और आपकी नहीं ठंडी है, नॉर्थ अटलांटिक आपकी ठंडी है, सॉरी, तो उसको आप ध्यान से शो करना। नॉर्थ अटलांटिक आपकी ये यहाँ से आएगी, ये यहाँ से है। ठीक है, ऐसे ये आपकी, उसको ध्यान से खाली कलर अलग अलग यूज करना। आपको अगर मेरा मैप दिख रहा होगा, ये देखिए, चलिए मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ इस पर, ये देखिए मैंने अभी इस पर मेंशन किए हैं। ये देखिए मैंने इसके ऊपर अलग अलग कलर यूज कर दिए हैं कि आपको ऐसा, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स की भी स्पेस नहीं दी हुई है, अभी इन पे नहीं दिखाया है मैंने। ठीक है, तो अलग अलग कलर यूज करना। और मैंने स्काई ब्लू से आपके जो है वार्म करंट दिखाई है, और डार्क, ये जो डार्क ब्लू होता है पेंसिल कलर, उससे आपका मैंने नॉर्थ इक्वेटोरियल दिखाया है। तो प्लीज दोनों कलर के लिए आप थोड़ा सा अवेयर होके यूज कीजिएगा। ठीक है, और ऐसे आपको प्लीज करेंट्स के आसपास उनका नाम लिख देना, इनको एक बड़े एरो से दिखाना, जबकि ड्रिफ्ट दिखाने के लिए छोटे छोटे एरोस का यूज करिएगा। ओके, चलिए, तो ये था आपका मैप जो आपको कंप्लीट करना होगा, और फिल इन द ब्लैंक है जिनको आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आपको पूरे करने होंगे। ठीक है, और एक नेक्स्ट मैप और है नेचुरल वेजिटेशन वाला, जो आपको इसमें जितना नीचे पूछा जा रहा होगा नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 27 पे डेजर्ट वेजिटेशन, ट्रॉपिकल, उनको आपको दिखाना होगा। 8 वेजिटेशन पूछी जा रही हैं, उन 8 वेजिटेशन को अलग अलग कलर से आप दिखाइएगा। ओके, चलिए एक बार हम अपना कंटेंट करते हैं। तो कल हम अकबर के बारे में पढ़ रहे थे। अकबर के बारे में हमने पढ़ा था, अकबर का कैंपेनिंग आज हमें पढ़ना था। कैंपेन कैसा था अकबर का?
यस लक्ष्मी, व्हाट्स योर डाउट? बताइए। अकबर कैंपेनियन, अकबर ऑब्जेक्टिव कैंपेनिंग, वाज टू, कैंपेनियन नहीं है बेटा, ये अकबर कहते नहीं कैंपेन होने जा रहा, कैंपेन लिखा है, ये जी को साइलेंट करेंगे, कैंपेन पढ़ेंगे, अकबर कैंपेन। Akbar's objective was to bring the entire India under his control. अकबर का लक्ष्य था कि वो इंडिया अपने कंट्रोल में लाना चाहता था। Akbar's army conquered central India and parts of Malwa in the year Malwa in the year 1560. अकबर ने अकबर की आर्मी जो थी, उन्होंने सेंट्रल इंडिया और मालवा के कुछ पार्ट्स पे विजय प्राप्त कर ली थी 1560 में। द इम्पोर्टेंट फोर्ट ऑफ, मैम ये क्या लिखा है? इम्पोर्टेंट फोर्ट ऑफ चित्तौड़ एंड रणथंभौर। चित्तौड़ एंड रणथंभौर रणथंभौर गुजरात में है। टू वर कैप्चर, और जो के बाद उन्होंने दो इम्पोर्टेंट किले थे, चित्तौड़ का किला और रणथंभौर के किले पर भी कब्जा कर लिया था। राणा प्रताप was defeated at हल्दी। हेलो, इसका भाई कौन है? कुणाल। राणा प्रताप ने अकबर से हल्दी घाटी में 1576 में लड़ाई की थी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अकबर, राणा प्रताप वाज डिफीटेड एट द हल्दी घाटी। राणा प्रताप अकबर से 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में हार गए थे। इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा अकबर कॉन्क्यूर्ड गुजरात। हाँ, अकबर conquered Gujarat, Bengal, Orissa and the part of northern Deccan that include डेक्कन है वो, नॉर्थर्न डेक्कन। नॉर्थर्न डेक्कन that includes, मैम ये क्या लिखा है? अहमदनगर। और अकबर ने गुजरात, बंगाल, उड़ीसा और नॉर्थ डेक्कन के कुछ पार्ट्स पे भी अपनी विजय प्राप्त कर ली थी। yes. हाँ, अगला है अकबर पॉलिसी। राजपूत के लिए उसकी क्या पॉलिसी थी? अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसी थी हिंदुओं के लिए, वो बहुत ज्यादा सहनशील थी। कुणाल चौहान, कहाँ देख रहे हो? फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही अकबर रिकॉग्नाइज दैट, अकबर ने ये जाना कि जो राजपूत थे वो बहुत बड़े योद्धा थे, वफादार थे, सत्य के प्रति निष्ठ थे और उन पर विश्वास किया जा सकता था। ही शॉट देयर कोऑपरेशन, तो उसने उनका सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की। इन एक्सपेंडिंग हिज किंगडम बाय अवॉर्डिंग देम विद हाई पोस्ट, तो उसने अपना राज्य कैसे फैलाया? उनको अवार्ड देकर अपनी सीमाओं का विस्तार किया, उनको हाई पोस्ट का अवार्ड देकर अपने राज्य का विस्तार भी कर लिया और उनको हाई पोस्ट देकर उनका सहयोग भी प्राप्त कर लिया। He was very friendly and gained support from powerful Rajput chief, वो बहुत ज्यादा मित्रवत रहता था उन पावरफुल राजपूत जो चीफ थे, मुख्य लोगों के, राजपूत मुख्य के साथ। whom he came to realize were loyal and serviceable, जिन पर वो ये विश्वास कर लेता था कि ये वफादार हैं और सेवा के योग्य हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, उनके साथ वो बहुत फ्रेंडली रहता था। अकबर ऑल्सो वेलकम मैरिज अलायंस, अकबर ने जो शादी समझौता था उसका भी स्वागत किया बिटवीन द मुगल एंड द राजपूत। सम ऑफ हिज अलायंस, उसकी कुछ संधियां थी, जैसे राजा तोडरमल, भगवान दास और उनके बेटे मान सिंह के साथ हुई थी। मैरिज को जो अलायंस हुआ था वो। रूलर हु resisted him like the Rajput of Mewar ultimately surrendered to him, और जो शासक उसका विरोध करते थे, उसके अगेंस्ट जाते थे, जैसे मेवाड़ के राजा थे जो, तो उनको उसके सामने बहुत जल्दी सरेंडर करना पड़ता था। एंड वर ट्रीटेड विद utmost रिस्पेक्ट, बट सरेंडर करने के बाद भी उनको सम्मान दिया जाता था और उन्हें फिर परमिशन दे दी जाती थी सिर्फ अपने ही सीमा क्षेत्र में राज्य करने की। ओके, इसके बाद है अकबर पॉलिसी टुवर्ड अदर रिलीजन। इसके अलावा अकबर की क्या पॉलिसी थी अदर रिलीजन के लिए?
अकबर बहुत ज्यादा लिबरल था धर्म को लेकर। धर्म को लेकर लिबरल मीन्स उदार था। He celebrated all festivals and respected the saints belonging to the different religions. वो सभी त्योहारों को मनाता था, सभी धर्म साधु सन्यासियों का सम्मान करता था, चाहे वो जिस भी धर्म के हो। गुरु रामदास और द ग्रांटेड लैंड एट अमृतसर, उसने गुरु रामदास को, जो शिवाजी के गुरु थे, उनको अमृतसर में जमीन दी थी। वेयर द श्राइन ऑफ हरमिंदर साहिब इज सिचुएटेड, जहां पर श्राइन ऑफ हरमिंदर साहिब आज के समय में है, वो जमीन अकबर के द्वारा गुरु रामदास को दी गई थी। अकबर हैड डिस्कशन विद रिलीजियस स्कॉलर ऑफ डिफरेंट फेथ इन इबादत खाना। अकबर ने धार्मिक गुरुओं के साथ बातचीत करने के लिए, धार्मिक विश्वासों पर बातचीत करने के लिए एक इबादत खाना बनवाया था, जहां पर सारे रिलीजियस स्कॉलर्स बैठकर डिस्कशन करते थे। हाउस ऑफ वर्शिप, जिसको इबादत खाना, पूजा का घर, सभी धार्मिक गुरुओं के लिए पूजा का एक घर बनवाया गया था, जिसको इबादत खाना कहा गया, और वो फतेहपुर सीकरी में है। He took at the best from all religions as combined them under one religion, और उसने सभी धर्मों से कुछ ना कुछ निकाला, कुछ ना कुछ अच्छाइयां लेकर उसका एक धर्म बनाया, जिसका नाम दिया दीने इलाही, डिवाइन फेथ। ठीक है। एंड द आइडिया ऑफ सुलह ए कुल, यूनिवर्सल पीस, इसके अलावा उसने सुलह कुल यानी कि सुलह माने होता है समझौता, ए कुल, कुल मीन्स होता है परिवार समूह। ठीक है, तो सुलह कुल का उसने यूनिवर्सल फेथ पीस का संदेश दिया कि सब जगह शांति रहे। We get to know about अकबर from biography called अकबरनामा written by अबुल फजल, और जो भी ये डिटेल दी गई हैं, ये अकबर की बायोग्राफी जो अबुल फजल ने लिखी है, ठीक है, उससे मिलती है, अकबरनामा से। दीने इलाही describe the religious teachings developed by Akbar the Great. He hosted religious leader and theologian of various faith including हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, मतलब सभी धर्मों को मिलाकर उसने के लिए उसने दीन से जो अच्छाइयाँ थी, जो उसको ग्रहण करने योग्य था, उसको सारा कलेक्ट करके उनकी अच्छाइयों को एक धर्म बनाया, जिसका नाम दीने इलाही था, और उनके लिए, उन सभी धार्मिक गुरुओं के लिए हाउस ऑफ वर्शिप बनवाया गया। और ये अकबर, जो आप लाइट पिंक कलर से देख रहे हैं, ये अकबर का शासन काल है, कहाँ तक फैला हुआ था, और जो डार्क पर्पल कलर से है, वो है आपका एक्सपेंशन अंडर शाहजहां। शाहजहां के शासन काल में कितना विस्तार था। ठीक है, शाहजहां और औरंगजेब के समय का दिखाया जा रहा है, और वो पूरा पिंक कलर से जो है वो अकबर का शासन काल है। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, आईने अकबरी गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द अकबर। आईने अकबरी जो है उसमें अकबर के प्रशासन की जानकारी मिलती है, और जिससे ये पता चलता है कि इसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रोविंशियल था और लोकल था। सेंट्रल में कौन होता था? राजा जो होता था वो सेंट्रल फिगर होता था, असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे, दीवान होते थे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखते थे, बख्शी होते थे जो मिलिट्री अफेयर्स देखते थे, सदर होते थे जो रिलीजियस अफेयर्स देखते थे, काजी होते थे जो जुडिशियल डिपार्टमेंट को देखते थे। इसके अलावा दीवाने खास जगह थी जहां पर जो डिफरेंट गेस्ट आते थे उनको रखा जाता था, उनके लिए होती थी। दीवाने आम में असेंबली होती थी, यानी कि सब लोग इकट्ठा होते थे, ऑफिशियल लोग, और वहां पर जस्टिस होता था। कुछ मतलब सर्टेन डे होते थे जिनमें वहां पर न्याय दिया जाता था। जब राजा को न्याय करना होता था तब दीवाने आम लगाया जाता था, बाकी जो गेस्ट आते थे उनसे बातचीत होने के लिए दीवाने खास होता था। ये था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्र का शासन। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, वो जो सूबा होता था, जैसे पहले पढ़ चुके हैं, दिल्ली सल्तनत में हमने पढ़ा था। प्रोविंशियल मीन्स होता है, प्रोविंशियल एक राज्य जिसको सूबा कहा जाता था। तो डिफरेंट सूबों में डिवाइड था एक राज्य। 15 प्रोविंसेस थे उस वक्त एम्पायर में, जिनको सूबा कहा गया, जो सूबेदार होते थे, और वो who were assisted by दीवान, जिनको देखने का काम कौन करता था? दीवान करता था, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखता था। प्रोविंसेस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू परगना। उसके बाद वो जो प्रोविंसेस होते थे वो परगना में डिवाइडेड थे, और जो
डिवाइडेड इनटू परगना विच, और फिर परगना जो थे वो आपके विलेजेस में डिवाइड होते थे, और विलेज का जो भी न्याय का काम होता था, जो भी कुछ था, वो पंचायत देखती थी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ और ऑर्डर को बनाए रखने के लिए वहां पर कोतवाल होते थे, जो वहां पर चीटिंग, माल प्रैक्टिसेस जो होती थी उनको देखने का काम करते थे। वेट एंड मीजर्स को भी जो स्टैंडर्डाइज्ड था, कि ये नहीं कि चुंबक लगा दिया या कैसे भी गलत तरीके से वेट एंड मीजर हो रहा है, वो नहीं, स्टैंडर्ड वे था। ऑफिशियल वर पेड इन कैश और ग्रांटेड जागीर, जो अधिकारी होते थे उनको या तो कैश दिया जाता था या उन्हें जागीर दी जाती थी। इंपॉर्टेंट ऑफिशियल इन विलेज हेडमैन नन एज अ मुकद्दम या चौधरी, जो गांव का मुख्य अधिकारी होता था उसे या तो जो मुखिया होता था गांव का, अधिकतर आप पुरानी मूवीज में सुनते होंगे चौधरी, जो मेन हेड है वो चौधरी साहब हो जाते थे। तो ये जो चौधरी साहब का वर्ड आया है, ये अकबर के टाइम पीरियड में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में आया है। तब जो गांव के हेड होते थे उनको मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। लक्ष्मी बहुत मजा आ रही है। ओके, और फिर है मनसबदारी, बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है ये मनसबदारी, जो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जितना आज बताया गया उसको कर लीजिएगा, और रेवेन्यू सिस्टम आगे की जो भी कुछ है इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। ओके, और जैसे आज लक्ष्मी ने बताया वैसे कोशिश कीजिए कि सब लोग बताएं, सिर्फ एक बच्चे के बताने से पॉसिबल नहीं है, सब लोग बताएंगे तो अच्छा लगेगा।